हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है आपका साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट की हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री का मतलब होता है कि मैनेजमेंट का बेस क्या रहा है, इतिहास क्या रहा है, और फिर हम लोग उसकी बात करेंगे। तो जैसे कि इसमें लिखा है, इन ट्रेसिंग द हिस्ट्री ऑफ मैनेजमेंट वन कम अक्रॉस वेरियस स्कूल्स ऑफ थॉट्स। कई सारे सोच विचार होते हैं, लोगों के स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं, जो कि मैनेजमेंट के आइडियाज बताते हैं, मैनेजमेंट के बारे में लोगों को इन्फॉर्म करते हैं, कन्वे करते हैं। थॉट्स का मतलब होता है, यहाँ पे अगर हम बात करें, मीनिंग ऑफ थॉट इज कि इसके बारे में क्या विचार होता है, क्या लोगों की सोच होती है, क्या थिंकिंग है, जिसको हिंदी में हम सोच कहते हैं, किसको लेके, मैनेजमेंट को लेके। और उन्हीं सारे थॉट्स को बेसिकली पुराने टाइम पे बताया गया है, यानी कि ओल्ड टाइम्स में इसको डिफाइन किया गया है। तो यही थॉट्स आगे क्या थे, उसको और कैसे इंप्रूव किया गया, उसी को हम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। नेक्स्ट शुरुआत हुई इसकी टेलर के इंट्रोडक्शन से। जैसे कि इसमें लिखा है, इट स्टार्टेड एज एन अप्रेंटिस मशीनिस्ट इन फिलाडेल्फिया यूएसए में। यहाँ पे स्टार्टिंग इसकी कहीं ना कहीं ओरिजिन था। देन टेलर के बारे में यहाँ पहले आपको बता रहे हैं कि टेलर ने के क्या उनके कंट्रीब्यूशन थे, और उस कंट्रीब्यूशन से पहले वी आर टेलिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ टेलर। उन्होंने एज अ चीफ इंजीनियर मिडवेल इंजीनियरिंग वर्क्स में काम किया, एंड लेटर ऑन उन्होंने बेटलम वर्क्स में सर्व किया। फिर नेक्स्ट पॉइंट, ही एक्सपेरिमेंटेड, उन्होंने अपने आइडियाज के साथ एक्सपेरिमेंट किया और कंट्रीब्यूशन दिया। किसमें इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट की थ्योरीज में कंट्रीब्यूशन दिया, कि मैनेजमेंट की थ्योरीज को उन्होंने बहुत ही साइंटिफिक टर्म्स में समझाया, जिसको आज लोग जानते हैं, विच इज ही इज सो वेल नोन। इसीलिए टेलर का नाम इतना फेमस है। तो यहाँ पे हम जो भी बात करें वो किनकी कर रहे हैं, टेलर की कर रहे हैं। इनका पूरा नाम है FW टेलर। वैसे तो एग्जाम में आता है, लेकिन अगर आप पूरा नाम लिखेंगे तो इट विल क्रिएट इम्पैक्ट, चाहे वो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ से हो, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। तो इनका पूरा नाम है आपका फ्रेडरिक विंसलो टेलर। इनको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन क्या कहा जाता है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन थे। कौन से पर्सन थे, ये वो पहले शख्स थे ऐसे जिन्होंने, टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट को समझाया था। किसको समझाया था, साइंटिफिक मैनेजमेंट नामक कॉन्सेप्ट समझाया था। और जब भी कोई किसी कॉन्सेप्ट को पहली बार समझाता है तो वो उसका फादर उस सब्जेक्ट का डिक्लेयर होता है। तो इन्होंने ही रिकॉग्नाइज किया और साइंटिफिक अप्रोच को बताया कि मैनेजमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट की इश्यूज को सॉल्व करने के लिए साइंटिफिक तरीके से काम होता है। और इसी साइंटिफिक मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस करने वाले टेलर वॉज द फर्स्ट पर्सन, एंड ही वॉज कॉल्ड एज, क्या मैंने बताया, he was called as the founder of scientific management. Next, वो पहले पर्सन थे, जैसे मैंने बताया कि उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया। किस ईयर में दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1911 में उन्होंने बताया, और तब उनको ये टाइटल मिला। क्या टाइटल मिला, फाउंडर के साथ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट बेसिकली क्या है, ये बताता है कि बिजनेस में किस तरह से, ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से हमें ऑपरेशनल एफिशिएंसी करनी है शॉप फ्लोर लेवल पे, यानी कि किस तरीके से चीजों को सॉर्ट आउट करना है, ये बताता है कौन, साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर के अकॉर्डिंग ये उन्होंने डेफिनेशन दी है। मैंने पहले भी बताया था प्रीवियस सीटी लेक्चर्स में कि मीनिंग और डेफिनेशन में एक अंतर होता है। डेफिनेशन हमेशा आपको जो बताई जाती है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा होती है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू टेलर लिखा है, इसका मतलब ये टेलर के अकॉर्डिंग है। ठीक है, उन्होंने ये साइंटिफिक मैनेजमेंट को बताया है। नेक्स्ट है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्क कैसे करता है, हाउ इट एक्चुअली वर्क्स, किस तरह से काम करता है। तो देखिए इसमें लिखा है पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ने बोला, ये जो हाईलाइटेड है कि एनालिसिस, किसी चीज को एनालाइज करना, प्लान करना, सोच विचार करना, पूरे प्लानिंग करना, और कंट्रोल। ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसकी वजह से हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट इस पे क्या होता है, बेस्ड होता है। और फिर जो जॉब अकम्प्लिश की गई है, दी गई है, एनालाइज किया जाता है, उसको सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग से पहले इसे सेलेक्ट करना कि कौन लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही हैं, और जब सही वो लोग सेलेक्ट हो जाए तो उनको ट्रेनिंग देना। किसी भी बैंक्स में, ऑर्गेनाइजेशन में जब आप जाते हैं तो आपको ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि आपको ये पता चले कि आपको वो काम कैसे करना है। ठीक है,
नेक्स्ट, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में बताया है। ये एफ.डब्ल्यू. टेलर की मैंने आपके साथ इमेज इसलिए शेयर की है ताकि ये आप लोग को आइडिया हो जाए कि एफ.डब्ल्यू. टेलर कौन है। ही इज द फादर एंड फाउंडर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। उन्होंने अपनी थ्योरी को, अपने इस कॉन्सेप्ट को, देखिए लिखा भी है, दिस कॉन्सेप्ट इज डेवलप्ड बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। ये सारे प्रिंसिपल्स के बारे में इन्होंने बात कही थी। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म एंड डेवलपमेंट ऑफ फोकस टू देयर एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। इन सबको आगे हम बात करेंगे कि किस तरह से ये गाइडलाइंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल साबित हुए साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए, जो कि आज तक लागू होते हैं। मींस ये सारे कॉन्सेप्ट आज भी उतने ही एप्लीकेबल हैं जितने कि 1911 के टाइम पे एफ.डब्ल्यू. टेलर ने इनकी बात कही थी। सबसे पहला, साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब में देखिए एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कहा है, क्योंकि हम लोग बार बार यहाँ एफ.डब्ल्यू. टेलर का नाम इसलिए लेंगे क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट में इनका ही सारा योगदान और कंट्रीब्यूशन है। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने क्या कहा है? पहला, उन्होंने साइंस नॉट रूल ऑफ थंब में कहा है, नाम से समझ में आ रहा है, साइंस यानी विज्ञान, नॉट द रूल ऑफ थंब यानी कि अंगूठा के सॉर्ट ऑफ में उन्होंने समझाया है। बट यहाँ पर सिर्फ अंगूठे से मतलब नहीं है, यहाँ पर पूरा रूल बताया है कि दिस रूल फोकस ऑन इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ वर्क। यानी कि जो हम काम को स्टडी करेंगे वो इंपॉर्टेंट है, किसके बेसिस पे करेंगे? साइंटिफिक एनालिसिस में, यानी कि लॉजिकल, ठीक है ना, तरीके से हम वर्क एनालाइज करेंगे कि कौन किस तरह से काम कर रहा है और किसका काम करने से ऑर्गेनाइजेशन पे कितना आउटपुट मिल रहा है, कितना फायदा हो रहा है, और इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे साइंटिफिक एनालिसिस। टेलर ने बिलीव किया, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि छोटी एक्टिविटी से भी, चाहे वो पेपर लोड करना हो या कोई भी छोटा काम करना हो, अगर वो तरीके से साइंटिफिकली किया जाएगा तो उससे टाइम एंड ह्यूमन एनर्जी दोनों बचेगी। और ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं किसी भी फर्म के प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। जब हम अपने समय और अपने ह्यूमन रिसोर्स को वेस्ट होने के बजाय प्रॉपर यूज करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट ही अचीव करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, दिस डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक एनालिसिस एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप रादर देन रूल ऑफ थंब। एक पर्टिकुलर एक नियम फॉलो करके, रूल ऑफ थंब मींस अंगूठा दिखाना कि हाँ भाई डन है, उसकी बात नहीं हो रही है। हम एक एनालाइज, हर चीज का क्या लॉजिक है और उस लॉजिक से चीजें कैसे हो रही हैं, उसको जब हम समझेंगे तो उस लॉजिकल बेसिस पे काम करके ही हम एक अच्छा जजमेंट, देखिए लास्ट लाइन में लिखा है ना, हम यहाँ किसकी बात करें? मैनेजर एक जो जजमेंट अपना पास करेगा वो जजमेंट प्रॉपर होगा, उससे काम हो जाएगा और वो अच्छा डिसीजन लेगा। सेकंड प्रिंसिपल कहता है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी का मतलब क्या होता है? शांति, बेसिकली पीस मेंटेन करना। तो टेलर ने ये बताया कि जो दो लोग होते हैं, एक वर्कर जो काम करता है और दूसरा मैनेजमेंट जो काम करवाता है, इनके बीच में कैसे रिलेशन होने चाहिए? अच्छे रिलेशन होने चाहिए, गुड रिलेशन होना चाहिए। क्योंकि अगर इनके बीच में रिलेशन अच्छा होगा तो काम भी अच्छे से होगा, कम झगड़े होंगे और कम से कम डिफरेंसेस आएंगे। क्योंकि इनके बीच में कभी भी कोई डिफरेंस आएगा तो वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। भाई काम तो दोनों ही लोग कर रहे हैं, एक करवा रहा है, एक कर रहा है, तो दोनों के बीच में जो तालमेल है मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में वो बहुत अच्छा होना चाहिए। दोनों एक दूसरे के पॉइंट को समझें। आपका मैनेजर आपसे क्या चाह रहा है और आपका वर्कर उस काम को वैसा कर रहा है। जब दोनों लोग एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझेंगे, सिचुएशन को समझेंगे, तो अपने आप ही काम इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट, टेलर ने ये भी सजेस्ट किया कि मेंटल रिवोल्यूशन की बहुत जरूरी है दोनों के बीच में, मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में, यानी कि दोनों की जो मानसिक एक सोच जो होती है वो बहुत एप्रोप्रिएट हो। क्यों? ताकि जब तक हम लोग की सोच नहीं मिलेगी, दोनों लोग, हम दोनों का मतलब यहाँ पे मैं मैनेजमेंट और दूसरा पर्सन वर्कर, यानी कि मैनेजमेंट और वर्कर जब तक ये क्लियर नहीं करते हैं कि दोनों लोग ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के लिए काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, तब तक काम नहीं चलेगा। दोनों को अपनी जिम्मेदारियां समझनी है, अपनी अथॉरिटी समझनी है और फिर दोनों को मिलके अच्छे से, भाईचारे से, हार्मोनियस, शांति से काम करना है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कॉपरेशन का मतलब होता है पीपल टुगेदर, एक साथ, या हिंदी में कहते हैं कि एक सहयोग लेके काम करना। इट इज सिमिलर टू हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, जैसे मैंने बताया, इसमें भी कहीं ना कहीं हेल्दी रिलेशन की बात हो रही है। बट यहाँ पर एक चीज बोली है, नॉट इंडिविजुअलिज्म। एक सिंगल पर्सन पे हमें के बारे में ना सोच के सबके बारे में सोचना है। किसके बारे में सोचना है? सबको ध्यान में रखते हुए लेके चलना है। देखिए वर्ड यूज किया म्यूचुअल कोलैबोरेशन, सबको म्यूचुअली कोलैबोरेशन लेना है,
वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में। दोनों पार्टीज को एक दूसरे की सुननी है, एक दूसरे को समझना है और फिर काम करना है। जिससे क्या होगा, सेकंड पीपीटी में बोला है कि मैनेजर्स एंड वर्कर्स शुड हैव म्यूचुअल कॉपरेशन होगा और कॉन्फिडेंस होगा, जिसकी वजह से चीजें बहुत ही ईजिली अच्छे से हो जाएंगी और जो भी कंपटीशन है, कॉपरेशन है, कोई भी समस्या है, उसका अपने आप समाधान निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। आप देखिएगा सारे पॉइंट्स आपस में काफी हद तक कोरिलेटेड है। अब इसमें भी ये जो बात बोली गई वो यही बोली गई है कि जो इफेक्टिवनेस है कंपनी की वो रिलाई करती है कि एम्प्लॉयज की सीखने की स्किल, यानी कि वो कितना एफिशिएंट है, एबिलिटी, काम कैसे कर रहा है, कैसे वो काम कर रहा है, क्या उसके अंदर स्किल या टैलेंट है एम्प्लॉय का। अगर स्किल अच्छी है, वो सीख रहा है या जल्दी सीख सकता है, बस वो काम करना नहीं जान रहा है, तो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दे और उससे वो उसको काम करना सीखे। कोई ग्रेजुएट बच्चा है, इंटर बच्चा है, वो काम करना चाहता है, तो अगर आप उसे कुछ सिखा देंगे कि किस तरह से काम होगा, तो कल को वो उसके लिए ही अच्छा रहेगा। नेक्स्ट, टू एश्योर दैट ट्रेनिंग इज गिवन टू द राइट एम्प्लॉय। सही एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी जा रही है, सही तरीकों से, स्टेप से दी जा रही है, ताकि प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन में सही लोग का सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट हो। ठीक है, रिक्रूटिंग की बात क्या है कि लोगों को बुलाया जाए, इनवाइट किया जाए कि आए हमारी कंपनी में अप्लाई करें, और सिलेक्शन का मतलब इनमें जो भी लोग सही हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हम उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेलेक्ट करें ताकि बेस्ट आउटपुट हमें मिल सके। नेक्स्ट है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो देखिए सबसे पहले लिखा है द टेक्निक्स विच टेलर रिगार्डेड एज इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स। जो टेलर ने कुछ इंपॉर्टेंट बातों का जिक्र किया है साइंटिफिक मैनेजमेंट में, वो है सबसे पहला साइंटिफिक टास्क, किस तरह से काम किए जाएंगे, क्या रेट रखा जाएगा काम करने का, किस तरह से काम को और अच्छा किया जा सकता है। और नेक्स्ट है टास्क, जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसे किस तरह से किया जाएगा, किस तरह से प्लान किया जाएगा। नेक्स्ट, वोकेशनल सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, काम को किस तरह से हमें सेलेक्ट करना है, किस तरह से ट्रेनिंग देनी है। नेक्स्ट, हमें अपने वर्किंग कंडीशन को किस तरह से अच्छा रखना है, स्टैंडर्डाइज करना है। स्पेशलाइजेशन, जो जिस काम में अच्छा है, कोई प्रोडक्शन में अच्छा है तो उसे प्रोडक्शन का काम दो, कोई सेलिंग में अच्छा है उसको सेलिंग का काम दें, कोई डिस्ट्रीब्यूशन में अच्छा है उसको डिस्ट्रीब्यूशन का काम दे। तो जो जिस काम में निपुण है, अच्छा है, उसको वो काम दे, स्पेशलाइजेशन क्रिएट करें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेंटल रेवोल्यूशन, यानी कि जो सोच है दोनों पार्टीज के बीच में, वो प्रॉपर वर्कर के बीच में और मैनेजमेंट के बीच में आपस में सोच बहुत कोऑर्डिनेटिव हो। तो अब आते हैं साइंटिफिक टास्क एंड रेट सेटिंग पे। अब देखिए साइंटिफिक टास्क एंड रेट सेटिंग में लिखा है, इसको हम कहते हैं वर्क स्टडी। इंपॉर्टेंट है कि वर्क स्टडी क्या होता है, तो ये इसको टेक्निकली कहते हैं हम, शॉर्ट में या लॉन्ग में आपको अदर नेम पता होना चाहिए। ठीक है, वर्क स्टडी का मतलब क्या होता है, देखिए लिखा भी हुआ है, वर्क स्टडी नाम से ही समझ में आ रहा है, काम करने के लिए स्टडी करना या किस तरह से काम कराना है उसकी स्टडी करना। ठीक है, अब देखिए इसमें लिखा है ऑब्जेक्टिव एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन, जो भी हम करते हैं काम को इंप्रूव करने के लिए और अच्छे करने के लिए, इसके लिए क्या की जाती है, वर्क स्टडी की जाती है। अब वो कैसे होती है, उसमें क्या क्या चीजें जुड़ी होती हैं। सबसे पहला मेथड्स स्टडी। इसमें मैनेजमेंट मेथड स्टडी में ये श्योर करता है कि जो भी प्लांट है वो किस तरह से लगाया गया है। प्लांट का मतलब वो एसेट जिससे हम अपना प्रोडक्शन का काम स्टार्ट करेंगे, ये उसको फिक्स किया जाता है और उसमें जो भी बेस्ट टूल्स एंड मशीनरी होंगे उसके थ्रू उसको यूज करेंगे ताकि हमें आउटपुट जो मिले वर्कर्स के थ्रू, मशीन के थ्रू, वो बेस्ट हो, हाई हो। ये पॉसिबिलिटी कम से कम ऑपरेशंस को रोकने की या ऑपरेशन में कम से कम डिस्ट्रप्शन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। तो ये हो गया मेथड स्टडी, किस मेथड से काम होगा। फिर आता है नेक्स्ट मोशन स्टडी। मोशन स्टडी में लिखा है कि किस तरह से मूवमेंट होगा, किस तरह से मशीन के थ्रू या इंसान जो काम कर रहा है उससे क्या मूवमेंट होगा, किन किन तरीकों से वो काम करेगा, कितना चीज़ें ज़रूरी हैं काम करने के लिए, कितनी चीज़ें ज़रूरी नहीं है। तो जो चीज़ें नेसेसरी हैं सिर्फ उन चीज़ों को टारगेट करना, जो अननेसेसरी है उनको हटा देना, दैट इज कॉल्ड मोशन स्टडी। फिर आता है आपका टाइम स्टडी। टाइम स्टडी को वर्क मेजरमेंट कहते हैं, यानी कि ये देखना समय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये इसका मेन हीरो है अगर हम कहें इस कंटेंट का, कि किस तरह से हमें टाइम पे काम करना है। ये नहीं कि काम को 3 घंटे में करना है, कर रहे हैं आप 12 घंटे में, नहीं। तो काम तो करना है लेकिन प्रॉपर टाइम पे, ये स्टडी देखी जाती है टाइम स्टडी में। तो दोनों ही टाइम स्टडी और मोशन स्टडी डिटरमाइन करते हैं काम को किस तरह बेस्ट तरीके से करने की और एक सही समय पे उसे पूरा करने की। नेक्स्ट है आपका फैटीग स्टडी। फैटीग स्टडी का मतलब होता है कि एक टास्क स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि भाई इतना आपको करना है,
उसको सेट किया जाता है बिना उसके प्रॉपर मेजर्स को, मतलब बिना फैटिग हटाए हुए, यानी कि ये देखे हुए कि इट मे बी आइदर बियॉन्ड द वर्कर और द वर्कर्स में ओवरस्ट्रेन देमसेल्फ टू अटेन इट, कि ये काम आपको करना ही करना है। अब ये आपको देखने कि आप इस काम को किस तरीके से करते हैं ताकि ये जो हमारा काम का टारगेट है ये अचीव हो जाए। सो इट इज़, ये ज़रूरी होता है इस केस में कि हम वर्किंग आवर्स को रेगुलेट करें और बीच में थोड़ा थोड़ा गैप दें। अगर 12 घंटे में आपका ये टारगेट है तो हम 12 घंटे काम नहीं करा सकते, हम बीच में पॉज दें, हमने 6 आवर्स काम कराया, फिर 1 घंटे का लंच दे दिया, तो ये 1 घंटे के लंच से आप रिमेनिंग के जो आपके 5 आवर्स बचे, आप उसमें और अच्छा काम कर पाएंगे। दिस इज कॉल्ड योर फैटिग स्टडी, कि स्टैंडर्ड टास्क को पूरा करने के लिए आप पॉजेज दें और बीच में रेस्ट प्रोवाइड करें ताकि काम एफिशिएंटली होता रहे, क्योंकि हर कोई इंसान है और हर चीज़ को बीच में रेस्ट चाहिए होता है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो मशीन हो। सो एवरीथिंग रिक्वायर्ड सम रेस्ट, उसके लिए फैटिग स्टडी ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपका रेट सेटिंग। अब देखिए रेट सेटिंग में क्या लिखा हुआ है कि टेलर रिकमेंडेड द डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम अंडर विच वर्कर्स एक स्टैंडर्ड टास्क को पूरा करे और वो टास्क को जो जिस समय पे पूरा कर रहा है विद इन प्रिस्क्राइब टाइम उसको ज़्यादा पैसा दे, और जो कम समय पे कर रहा है, ठीक है ना, उसको उस चीज़ का रियलाइजेशन हो कि भाई हाँ भाई मैंने अपने काम को पूरा सही समय पे नहीं किया। जैसे फॉर एग्जांपल किसी काम को पूरा करने में 6 घंटे का समय दिया गया कि ये पूरा करना है, लेकिन किसी ने 6 घंटे के अंदर कर लिया तो भाई उसको अमाउंट ज़्यादा मिलेगा, लेकिन किसी ने 7 घंटे ले लिए, 6 घंटे ज़्यादा, तो उसको ये पता होना चाहिए कि वो कंपनी का समय और वो टाइम और कॉस्ट दोनों बर्बाद कर रहा है, तो उसको कम पैसा मिलेगा। तो उसके पे ये प्रेशर आ जाएगा कि हाँ भाई मुझे भी अपना समय जो तय किया है कंपनी के द्वारा उसे उसमें पूरा करना है। तो इससे जो आदमी सही समय पे काम पूरा करेगा उसको हम ज़्यादा पे करेंगे, और जो नहीं करेगा उसको उसके अकॉर्डिंग थोड़ा पेमेंट कम रहेगा। नेक्स्ट है प्लानिंग द टास्क, टास्क को प्लान करना। हैविंग सेट द टास्क विच एन एवरेज वर्कर्स मस्ट स्ट्राइव टू परफॉर्म, जो हम टास्क दे रहे हैं या टास्क कर रहे हैं उसको किस तरह से करना, किस तरह से परफॉर्म करना, एक वर्कर के बारे में उसको ध्यान में रखते हुए सोचना ये ज़रूरी है कि वर्कर की क्षमता उस काम को करने की है कि नहीं। अब किसी वर्कर को हम डेटा एंट्री में बैठा देंगे तो वो नहीं कर पाएगा, लेकिन वही जब उससे हम फिजिकल या मैनुअल वर्क करेंगे तो वो कर लेगा। तो उसकी क्या नॉलेज, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। गेटिंग वेजेस एट हायर पीस रेट, हायर पीस रेट का मतलब है जितना ज़्यादा वो प्रोडक्शन करेगा, आउटपुट करेगा, उतना ज़्यादा उसको वेजेस मिलेंगे। नेसेसरी स्टेप्स लेना कि प्रोडक्शन अच्छे से हो जाए, काम में कोई रुकावट ना है, और अवॉइड बॉटलनेक सो द वर्क गोज ऑन सिस्टमैटिकली। जो भी हर्डल्स हैं, यहाँ पे बॉटलनेक का मतलब है हर्डल्स या रुकावट है, वो देखना कि रुकावट कम से कम हो या प्रॉब्लम सारी हट जाए, ताकि जो काम है वो क्या बहुत अच्छे से हो, कोई रुकावट ना हो उसमें। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग का मतलब है कि सही इंसान आपके ऑर्गेनाइजेशन में आए और फिर उसको हम ट्रेनिंग दें। देखिए लिखा भी है साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रॉपर मेथड्स और प्रोसीजर फॉलो करता है कि किस वर्कर को, सही वर्कर आपके कंपनी में आए, और फिर एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है कि किस सिस्टमैटिक तरीके से, किस पैटर्न से हम सिलेक्शन का काम करेंगे, यानी कि सही लोग को अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाएंगे और उनसे वर्क को करवाएंगे। इसके लिए प्रॉपर अटेंशन देना पड़ता है आपको कि वर्कर्स की क्या अच्छे से हो ट्रेनिंग, क्योंकि ट्रेनिंग अच्छे से होगी तभी उनको क्या मिलेगा, काम करने का सही तरीका मालूम होगा और वो अच्छा आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन को अपना दे पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टैंडर्डाइजेशन। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इंक्लूड करता है, जो कि है पहला टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है कि एक यूनिफॉर्मिटी लाई जाए, कि एक जो सबके लिए इक्वल हो, सबके लिए इक्वल यानी कि बराबर हो, पॉइंट कोई भी नियम हो, कोई भी टूल्स एंड टेक्निक्स हो। मैनेजमेंट को ये एश्योर करना पड़ेगा कि वो जो भी तरीका अपना रहे काम करवाने के लिए, जो भी मशीन्स दे रहे हैं, जो भी प्रोसीजर अपना रहे हैं, वो बेस्ट हो और सबके लिए बराबर हो। दूसरा स्पीड, कोई भी इस चीज़ को एक स्पीड में यूज़ करे, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो चाहे वो मशीन हो, उसका एक स्पीड तय की जाए और उससे ज़्यादा एक्सीड ना करें उसको, क्योंकि एक्सीड करने पे कोई भी मशीन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। कंडीशन ऑफ वर्क ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप किस जगह काम कर रहे हैं। काम करने वाली जगह बहुत सही होनी चाहिए, सही का मतलब अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, जैसे प्रॉपर वेंटिलेशन हो, हवा जो होती है इंपॉर्टेंट, हवा पास होती रहे, हीटिंग की इशू ना हो, अगर ठंडियों में गर्म करे, गर्मियों में ठंडा करे, ह्यूमिडिटी ना हो, नहीं तो ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होती है, आदमी काम नहीं कर पाता है। ठीक है।
प्रॉपर स्पेस हो बैठने उठने की, चलने की, सेफ्टी मेजर्स फॉलो किए हों, ये सब वर्किंग कंडीशन जरूरी होने चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को अपने वर्कर को देना चाहिए। नेक्स्ट है आपका मटेरियल। मटेरियल का मतलब है यहाँ पे कि जो वर्कर्स की एफिशिएंसी है वो डिपेंड करती है कि क्या मटेरियल वो यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसी मटेरियल से गुड्स का प्रोडक्शन होता है और या हम कह सकते हैं आउटपुट बनता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि क्वालिटी को अच्छा होना बहुत जरूरी है और इसी मेथड से हम लोग मटेरियल्स को हैंडल करेंगे। तो मटेरियल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि यही मटेरियल बाद में फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है, तो इसका इंप्रूव होना बहुत जरूरी है हर एस्पेक्ट में। नेक्स्ट है स्पेशलाइजेशन। साइंटिफिक मैनेजमेंट ने बताया है कि विदाउट इसके यानी कि स्पेशलाइजेशन के कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अंडर दिस स्पेशलाइजेशन दो इंपॉर्टेंट फंक्शन, एक है प्लानिंग और दूसरा है डूइंग, यानी कि काम को कैसे करना है उसके लिए एक प्लान बनाना और फिर उसको किस तरह से लागू करना। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट और अलग चीज होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इसी के लिए फंक्शनल फोरमैन, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखिएगा। ये एक स्पेशलिस्ट होते हैं जिनको हायर करती है कंपनी, बुलाती है, who join their heads to give thoughts to the planning of the performance of operations in the workshop। काम को किस तरीके से पूरा करना है इसकी जानकारी, इसका डेमो, इसके लिए वर्कशॉप, इंफॉर्मेशन का काम करते हैं बेसिकली, और इसके लिए ये वर्क करता है। तो फंक्शनल फोरमैन को कंपनी हायर करती है, ऑर्गेनाइजेशन। अब टेलर ने 8 इंपॉर्टेंट फंक्शनल फोरमैन के बारे में बताया है। सबसे पहले जो लोग होते हैं वो इन टाइप्स में आते हैं और इन चीजों में उनको स्टडी करते हैं। पहला रूट क्लर्क, ये वो होते हैं जो कि देखते हैं काम सही से हो रहा है, सीक्वेंस में हो रहा है, नहीं नंबर 1 पे पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो काम सीक्वेंस में हो रहा है और काम को प्रॉपर नियम कानून के साथ लोग फॉलो कर रहे हैं। दूसरा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, ये देखते हैं कि चीजें अलग अलग एस्पेक्ट्स में जो हो रही हैं वो सही होनी, नहीं प्रोडक्शन का काम सही से हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन का सही से हो रहा है, सेलिंग का सही से हो रहा है, मार्केटिंग का सही से हो रहा है, ये इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क देखता है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, ये वो होते हैं जो कि ये देखते हैं कि सारी इंफॉर्मेशन जो है relating to their pay to the workers and to secure proper returns of work from them, कि सही समय पे और प्रॉपर पेमेंट से रिलेटेड काम हो रहा है, वर्कर्स को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कहीं ऐसा नहीं कोई ज्यादा काम कर रहा है पैसा कम मिल रहा है, कोई कम काम कर रहा है उससे पैसा ज्यादा मिल रहा है। इन सब चीजों पे टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क फोकस करता है। नेक्स्ट द शॉप डिसिप्लिनेरियन, ये वो होते हैं जो कि डिसिप्लिन का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखते हैं कि कोई ऐसा तो नहीं कि बहुत टाइम से नहीं आ रहा है, गायब है, या कोई ऐसा जो कि नियम कानून ताक पे रखा हुआ है, फॉलो ही नहीं कर रहा, अपने अकॉर्डिंग काम कर रहा है। ये बहुत जरूरी चीज होती है देखना, तभी यूनिवर्सलिटी आती है, यानी कि समानता आती है और लोगों के मन में ये नहीं रहता है कि इसको ज्यादा फेवर कर रहे हैं, इसको कम फेवर कर रहे हैं, नियम सबके लिए बराबर है। नेक्स्ट है द गैंग बॉस। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है द गैंग बॉस में। द गैंग बॉस में साफ साफ लिखा हुआ है टू असेंबल एंड सेट अप टूल्स एंड मशीन्स एंड टू टीच द वर्कर्स को बताना कि काम को किस तरीके से किया जाता है कम से कम समय में, क्विकेस्ट और बेस्ट वे में। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द हैं, जल्दी से जल्दी बेहतरीन काम करना, इसको बताने वाले होते हैं गैंग बॉस। उसके लिए वो रिसोर्सेज को इस तरह से असेंबल करते हैं और वर्कर्स को समझाते हैं कि ये काम ऐसे भी हो सकता है और कम से कम समय में बहुत अच्छा आउटपुट तैयार हो सकता है। फिर आते हैं स्पीड बॉस। स्पीड बॉस कौन होते हैं? देखिए लिखा है स्पीड बॉस वो होते हैं जो कि इंश्योर करते हैं कि मशीन्स बेस्ट स्पीड में चल रही हैं और सब चीजें प्रॉपर तरह से यूज हो रही है, किसी भी चीज की वेस्टेज और उसका प्रॉब्लम नहीं आ रही। नेक्स्ट है रिपेयर बॉस। नाम से ही समझ में आ रहा है रिपेयर, ये देखते हैं कि हर मशीन प्रॉपरली रिपेयरिंग हुई है, साफ सफाई है, मशीन प्रॉपरली काम कर रही है और उसकी टाइम टू टाइम सर्विसिंग हो रही है, तो रिपेयरिंग का ही है मशीन पे काम देखते हैं। नेक्स्ट है आपका इंस्पेक्टर, टू शो टू द वर्कर्स हाउ टू डू द वर्क। वर्कर्स को ये शो करना कि काम को किस तरीके से करना है, ये काम होता है इंस्पेक्टर का। अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके, इसीलिए मैंने इसमें 4 बना दिया है। ये आपके ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल रेवोल्यूशन। क्या होता है मेंटल रेवोल्यूशन? देखिए F.W. टेलर जो कि कहता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड फाउंडर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इन्होंने मेंटल रेवोल्यूशन की बात कही है। इन्होंने बताया है कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में, क्योंकि ये मेंटल किससे रिलेटेड है? ये सोच से रिलेटेड है।
ऑर्गेनाइजेशन में लोगों की सोच से रिलेटेड है। सक्सेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट डिपेंड्स ऑन द मेंटल रिवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स बोथ हैज टू डू देयर ड्यूटी टू कोऑपरेट इन प्रोड्यूसिंग लार्जेस्ट पॉसिबल सरप्लस। जब वैचारिक मतभेद होते हैं तभी स्ट्राइक्स लॉकआउट्स होते हैं, लेकिन जब कोई मन में कोई शंका नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सब चीजें क्लियर होंगी, तो कोई इशू नहीं होगा, कॉपरेशन से काम चलेगा। इसी के बारे में बात बोली गई है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में ये बोला गया जो मेंटल रेवोल्यूशन होता है ये आपसी तालमेल बनाता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाता है और कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन अपने जो भी टारगेट्स हैं उसको टाइम पे अचीव कर लेता है और प्रोडक्शन क्या होता है, मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है। अब आते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पे। तो ये सारे हैं आपके साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जिनको हम अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहला साइंटिफिक वर्क स्टडी, सही तरीके से काम की स्टडी होना, जो कि हम लोगों ने बात की थी अभी और हम उसको फिर से रिवाइज कर ले रहे हैं। टास्क प्लानिंग सही से करना टास्क की। टूल्स एंड मटेरियल्स, जो भी मटेरियल्स एंड टूल्स का यूज हो रहा है वो सब प्रॉपर हो। प्रॉपर सही लोगों को सेलेक्ट करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए और उनको ट्रेनिंग देना। प्रॉपर स्टैंडर्ड्स फॉलो करना, आपस में रिलेशनशिप अच्छी रखना वर्कर मैनेजमेंट के बीच में, एंड पीस वेज सिस्टम डिफरेंशियल होना चाहिए, प्रॉपर पेमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, क्यों साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है, हम लोग क्यों फॉलो करते हैं, क्यों यूज करते हैं। सबसे पहला कारण होता है इसको यूज करने का कि हम अपने जो भी रिसोर्सेज है ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे वो पैसा हो, उसको प्रॉपर इस्तेमाल करें, एक्सप्लॉइट ना करें लेकिन 100% उसका यूज करें। नेक्स्ट एप्रोप्रिएट काम करने का तरीका मिले हमें। नेक्स्ट है हम सही तरीके से मटेरियल इक्विपमेंट का यूज करें, सेलेक्ट करें। उसके बाद नेक्स्ट है हम वर्कर्स को, अगर वो ज्यादा काम कर रहे हैं या ज्यादा काम से मतलब प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं, तो उनको उस अकॉर्डिंग पैसा भी ज्यादा दे ताकि वो और अच्छा काम करे और ऑर्गेनाइजेशन को और मुनाफा हो। नेक्स्ट पुराने नियमों को जो बेकार हैं आज के टाइम पे लागू नहीं होते, उनको नए नियमों से रिप्लेस कर देना। नेक्स्ट टू अचीव हायर प्रोडक्शन को अचीव करना विद रिड्यूस कॉस्ट एंड मैक्सिमम एफिशिएंसी, कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना, उसके लिए कॉस्ट को हमें कम करना पड़ेगा, प्रोडक्शन को एफिशिएंसी को बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट साइंटिफिक मैनेजमेंट में ये बात होती करेंगे अब हम कि किन किन के क्या कंट्रीब्यूशंस हुए थे, बेसिकली क्या कंट्रीब्यूशंस हुए थे। तो पहला तो साइंटिफिक मैनेजमेंट ने ये कंट्रीब्यूशन दिया कि रैशनल थिंकिंग पे फोकस किया। रैशनल का मतलब होता है लॉजिकल थिंकिंग, कि इन्होंने लॉजिकल थिंकिंग से फोकस किया इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज के लिए, ताकि काम अच्छे से, और उस पर काफी रिसर्च की साइंटिफिक मैनेजमेंट के थ्रू। सेकंड, इन्होंने ये भी देखा कि किस तरह से हम प्लान कर सकते हैं, प्रोडक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। प्रोडक्शन को कंट्रोल करने का मतलब है कि प्रोडक्शन से जो कॉस्ट आती है उसको कम करना, ठीक है। इसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग का डेवलपमेंट हुआ। नेक्स्ट इंसेंटिव्स प्लान बनाया गया, कितना पेमेंट किसको करना है, पैसे देना है, जो जितना ज़्यादा काम कर रहा है उसको उसके अकॉर्डिंग पैसा दें, जो कम काम कर रहा है उसको अकॉर्डिंग उसको पे किया जाए। नेक्स्ट एक अलग पर्सनल डिपार्टमेंट बनाना, ताकि जो मैंने मेंटल रेवोल्यूशन वाली बात कही थी या ह्यूमन रिलेशन की बात की थी वो अच्छे हो, किसके बीच में, वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में। नेक्स्ट फैटिग, अच्छे अलग मोशन स्टडी करना, देखना कि काम सही से और डिस्प्यूट्स ना हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी देखना कि मैनेजमेंट प्रॉपर सारे कॉपरेट कर रहा है, और जो भी वर्कर्स क्योंकि काम कर रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन को मुनाफा दे रहे हैं, उस प्रॉफिट का कुछ पार्ट मैनेजमेंट वर्कर्स के लिए भी लगा रहा है। लेकिन साइंटिफिक मैनेजमेंट में कई लोगों ने कई सारे क्वेश्चंस भी उठाए, तो आइए उन क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, क्रिटिसिज्म ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्वेश्चंस का मतलब, क्रिटिसिज्म का मतलब हमेशा समझना, क्रिटिसिज्म का मतलब होता है ड्रॉबैक्स, कमियां या लैक, लिमिटेशंस, ये सारे नाम से आना था कि क्या कमी रह गई, क्या प्रॉब्लम्स रह गई, ये सब क्रिटिसिज्म्स के अदर नेम होते हैं। तो सबसे पहला बेरोजगारी। वर्कर्स को कई बार ऐसा लगता है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती है, क्योंकि इसमें मैंने कहा ना साइंटिफिक तरीके से काम होता है, बार बार मशीन्स का यूज होता है, और जब मशीन ज्यादा होती हैं तो वो समय और पैसा दोनों बचा लेती हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि लोगों को हटाओ, मशीन को रखो, जिसकी वजह से बेरोजगारी की प्रॉब्लम आ रही है। एक सबसे बड़ा पॉइंट है। दूसरा एक्सप्लॉयटेशन। कई बार वर्कर्स को ये फील होता है कि उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, क्योंकि उनको ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जो देखा जाता है, कंपनी के जो मुनाफे बढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनको पे नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से कंपनी, उनकी प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ता है।
क्यों? कंपनी मुनाफा कमा रही है। वर्कर कहता है भाई ज़रा हमें पैसा दो, लेकिन कंपनी नहीं दे रही है। ऐसा उनको लगता है, जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी और इनसिक्योरिटी काम में आती है और वो काम को प्रॉपर मन से उतना नहीं करते हैं जितना कि उनको करना चाहिए। मोनोटोनी, मोनोटोनी का मतलब है कि आपको कई बार एक सिंगल काम, एक्सप्रेसिव स्पेशलाइजेशन की वजह से वर्कर्स कुछ नया नहीं कर पाता है, वही सेम ओल्ड काम करता है। जैसे कोई एग्जांपल, प्रोडक्शन में काम बहुत अच्छे से देख रहा है, तो पिछले 25-30 साल से अगर प्रोडक्शन देख रहा है तो एक मोनोटोनी हो जाती है, काम बहुत डल हो जाता है, आपको कुछ नया काम नहीं मिलता, जिसकी वजह से आपका काम में इंटरेस्ट कम हो जाता है और आपको वही काम बहुत बोझ लगने लगता है। नेक्स्ट, ओवर स्पीडिंग की समस्या। साइंटिफिक मैनेजमेंट ने कई बार कहा है कि काम को पूरा करने के लिए वो वर्कर्स की हेल्थ को ताक पे रख देते हैं और बहुत ओवर स्पीडिंग कराते हैं कि उनको बस होता है काम पूरा करो जल्दी जल्दी। ये लाइन, इसकी वजह से जो वर्कर्स है उनकी हेल्थ पे असर पड़ता है। 12 की जगह वो 15-15 घंटे काम करा रहे हैं, जैसे वर्कर्स के कई बार प्रॉब्लम्स हो जाती है फिजिकली मेंटली भी, क्योंकि उनको अपना स्टैंडर्ड आउटपुट पूरा करना होता है। तो ये चीज कॉन्सेप्ट सही नहीं है। अब इसमें एम्प्लॉयर से क्या व्यू पॉइंट है, तो देखिए सबसे पहला एक्सपेंसिव। साइंटिफिक मैनेजमेंट एक्सपेंसिव है, क्यों? क्योंकि देखिए भाई इसमें बहुत सारी चीजें हैं, आपको प्लानिंग डिपार्टमेंट बनाना है, वर्कर्स को ट्रेन करना है, वर्क स्टडी, स्टैंडर्डाइजेशन, इन सब चीज़ों पे करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर खर्चे करने हैं, तो ये बहुत ही महंगा साबित होता है। सेकंड, समय भी लगता है, इतनी सारी चीज़ों करने के लिए इट टेक्स टाइम, तो ये सब करने में टाइम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है एक एम्प्लॉयर का। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स, आपको आज साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में जितनी भी बात मैंने आपको जानकारी दी वो समझ में आई होगी। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड थैंक यू।